हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। आज मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे और जो आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। इसमें विद्रोह में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिसका चिन्ह था कमल रोटी, जिसके सेनापति थे कैम्बल थे। अब इस विद्रोह के विषय में जब आप चर्चा करेंगे तो हमें 4 प्रश्नों पर चर्चा करना होगा: कारण, इसका परिणाम और असफलता के कारण, इसका स्वरूप, प्रचार और प्रसार। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहले 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जब भी कोई विद्रोह होता है तो विद्रोह एक कारणों से नहीं होता है, बल्कि उसके अनेक कारण होते हैं। और अनेक कारणों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कारण में सबसे पहले जो चर्चा होगा वो आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण, चौथा जो होगा वो सैनिक कारण, पांचवा जो माना जाता है वो तात्कालिक कारण। ये 5 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। आर्थिक कारण में 2 लोग जिम्मेदार माने जाते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के पहले मुगल शासन काल में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही बेहतर थी, और अंग्रेजों के आ जाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। किसान, बुनकर, मजदूर, इन सब पर अत्याचार किया गया। मनमानी ढंग से टैक्स बढ़ाए गए। अधिक से अधिक पैसा वसूलने के लिए नए नए तरीकों को गढ़ा गया, लागू किया गया। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, ये उपयुक्त ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनसे हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इन आर्थिक कारणों से लोग नाराज हुए और किसान, बुनकर, इन सभी लोगों ने मिल करके विद्रोह किया। किसान और बुनकर अगर विद्रोह कर रहा है तो उसका अपना आर्थिक ही कारण माना जाएगा, राजनीतिक कारण नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के आर्थिक कारणों की वजह से भी विद्रोह हुआ था। दूसरा है राजनीतिक कारण, और इस राजनीतिक कारण में 2 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल की नीतियां जिम्मेदार मानी जाती हैं। जैसे राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति, ब्लेजली की सहायक संधि की नीति। और ये दोनों नीतियां, चाहे वो हड़प नीति हो चाहे सहायक संधि की नीति हो, और इन दोनों नीतियों से भारतीय राजाओं को नुकसान उठाना पड़ा। और कहीं न कहीं अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने अपने शासन को मजबूत किया। और हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सबसे पहले 17 जैदपुर, संभल, उदयपुर, संभल, उदयपुर
इत्यादि राज्यों को अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया। इस हड़प नीति में कहा गया था कि जिस हिंदू राजाओं के पास अपनी खुद की संतानें नहीं है वो किसी दूसरे राजाओं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भारतीय राजा थे जिनके उनके अपनी खुद की संतानें नहीं थी और इसी वजह से उन लोगों ने दूसरे राजा के बच्चे को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और इसी के तहत सतारा, जयपुर, संभल, उदयपुर इन सभी राज्यों को डलहौजी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत जोड़ दिया। और सबसे अधिक ब्रिटिश शासन में डलहौजी के द्वारा ही इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, इसका विस्तार किया गया। और अवध को तो जो कि अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, अवध को 1856 में कुप्रशासन के आरोप में कुशासन के आरोप में शामिल कर लिया गया। तो अवध एक ऐसा राज्य था जिसको 1856 में ब्रिटिश सरकार ने कुशासन के आरोप में इसमें शामिल किया। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1857 के विद्रोह में राजा ने, रानी ने, नाना साहब हो गए, लक्ष्मीबाई हो गई, या जैसे तात्या टोपे हो गए, अहमदुल्ला हो गए, खान बहादुर खां हो गए, तो ये सभी राजा रानी थे। और अगर राजा रानी विद्रोह कर रहे हैं तो उसका कोई और कारण नहीं होगा बल्कि राजनीतिक कारण होगा। और राजनीतिक कारण में ब्रिटिश साम्राज्य की सारी राजनीतिक नीतियां जिम्मेदार मानी जाती हैं और खास करके उसमें हड़प नीति, डलहौजी की स्थायी बंदोबस्त, बिलेजली की प्रमुखता के साथ उसका नाम लिया जाता है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में जिस तरीके से ब्रिटिश शासन में हमारे भारतीयों को, चाहे वो हिंदू हो गए चाहे वो मुस्लिम हो गए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। ईसाई धर्म ने राजनीतिक हस्तक्षेप करके, पैसे का हस्तक्षेप करके, सैन्य बल का प्रयोग करके बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिनको जबरदस्ती ईसाई धर्म में शामिल किया जाने लगा। और पूरा एक शोर मच गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जबरदस्ती अपने ईसाई धर्म में शामिल कर रही है। और इसी वजह से लोगों ने भी विद्रोह में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो धार्मिक जो कारण था ये सबसे प्रमुख कारणों में से माना जाता है, क्योंकि धर्म आपका एक संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण के साथ साथ धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो आपका है वो सैनिक कारण। सैनिक कारण भी इसमें जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही एक सैनिक ने या सिपाही कह लीजिए मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। और 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। मेरठ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल्ली में भी उन्होंने भाग लिया। तो कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कह दिया, इतिहासकारों ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो सैनिक कारणों से भी वजह से हुआ था। तो सैनिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारणों में गिना जा सकता है। और पांचवा जो आपका है वो तात्कालिक कारण है। पांचवा जो माना जाता है वो तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण में चर्बी युक्त कारतूस का नाम आप लोग ले सकते हैं। चर्बी युक्त कारतूस, ऐसा कहा जाता है कि 1857 के कुछ समय पहले इनफील्ड एक राइफल हुआ करती थी, तो उसमें जो कारतूस बना होता था उसको मुंह से खींचना होता था। और वो जो कारतूस था उसमें गाय की चर्बी या सूकर की चर्बी भी मिला करके बनाया जाता था। और मंगल पांडे ने गाय की चर्बी या सूकर की चर्बी से बने हुए कारतूस को मना कर दिया। जब मना किया तो दबाव डाला गया और इन्होंने 31 मार्च
31 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ये 34वीं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। 34वीं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे, उसके सिपाही थे और इन्होंने कर्नल बाग थे और जनरल क्रिस्टन थे। क्रिस्टन इन दोनों को गोली मार करके हत्या कर दी और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब है कि 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण नहीं है, उसका अपना आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, तात्कालिक कारण भी है। और कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष के शासन में अंग्रेजों ने असंतोष रूपी बारूद पहले से ही बिछा दिया था और एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और उस छोटी सी चिंगारी का कार्य मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को शुरू किया गया। और जब बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो 10 मई 1857 को मेरठ जल गया। जब मेरठ जला तो दिल्ली जल गया और जब दिल्ली जला तो कानपुर जल गया, लखनऊ जल गया, बलिया जल गया, फैजाबाद जल गया, अर्थात पूरा का पूरा उत्तर भारत जल करके राख हो गया। और ये ऐसा विद्रोह था जिससे पहले इतना बड़ा विद्रोह कभी हुआ ही नहीं था और कुछ इतिहासकारों ने तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह तक की भी संज्ञा दी है। तो बड़ा विद्रोह था और एक अंग्रेज खुद अपने इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, चाहे इनकी सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे इनकी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे इनकी आर्थिक व्यवस्था हो। इन उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही फायदा हुआ था, न कि समस्त भारतीयों का इनके शासन से कोई फायदा हुआ था। और यही वजह है कि इस विद्रोह में तमाम कारण निकल करके आए थे। तो कारण तो आप लोग समझ चुके हैं। अब हम इसके परिणाम पर चर्चा करते हैं कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकल करके आया। और परिणाम बहुत सारे थे, जैसे पहला जो परिणाम था ये 1857 का जो विद्रोह था, परिणाम में अगर देखा जाए तो सफल विद्रोह था या असफल विद्रोह था। तो आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह असफल विद्रोह था, असफल विद्रोह। लेकिन असफल जरूर था, असफल होते हुए भी आने वाले आंदोलनों के लिए इसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया और जिस पर गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि विभिन्न क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने अपने अपने मार्ग को आगे बढ़ाया और इससे बहुत सारी इन लोगों ने शिक्षा भी प्राप्त की। तो 1857 का विद्रोह असफल जरूर था, लेकिन असफल होते हुए भी आने वाले आंदोलनों को प्रेरित करने में सफल रहा। तो असफल विद्रोह था। दूसरा जो परिणाम हुआ और ये बड़ा परिणाम था, कहा जाता है कि 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था की समाप्ति। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था की समाप्ति। क्योंकि इस समय 100 साल पहले से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से लोग ऊब चुके थे, नाराज हो रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो महारानी विक्टोरिया उस समय भारत आई हुई थी और 1 नवंबर 1858 को इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया गया था। और इस घोषणा पत्र में यह कह दिया गया था 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो रही है
और भारत की जो समस्त शासन प्रणाली है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी जाएगी और 1 नवंबर 1858 से ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हो गई, कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण रीजन था। और तीसरा जो था परिणाम में आप कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें पील कमीशन का गठन किया गया और पील कमीशन का गठन करके भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। तो पील कमीशन के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया। और चौथा जो था रॉयल कमीशन का गठन किया गया। रॉयल कमीशन का गठन करके भारतीय सैनिकों को जाति संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। जाति संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। जो अभी तक सैनिक जाति में या संप्रदाय में नहीं विभाजित किए थे या नहीं हुए थे, अब उसको रॉयल कमीशन के द्वारा भारतीय सैनिकों को जाति और संप्रदाय में विभाजित करके बांटो और राज्य करो के आधार पर नियम को लागू करके आगे बढ़ा दिया। और इसकी वजह से कहीं न कहीं सैनिक जो भारत के बारे में सोच रहे थे अब अपनी जाति और संप्रदाय के बारे में ही सोचना शुरू कर दिए और इससे भारतीयों का नुकसान हुआ, अंग्रेजों का फायदा हुआ। और भी इसमें कार्ड है, जैसे अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे तो गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया और वायसराय के पद को लागू किया गया, क्योंकि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उसका जो प्रमुख होता था वो गवर्नर जनरल बोला जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अभी ब्रिटिश क्राउन जो था वो वायसराय के नाम से, अपने प्रतिनिधि के नाम से नियुक्त करने लगा और भारत का जो पहला वायसराय माना जाता है वो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो परिणाम अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ तो आप बताइएगा कि यह असफल विद्रोह था, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि असफल होते हुए भी आने वाले आंदोलनों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, जिसपे गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, इन सभी लोगों ने अपने अपने राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी मार्ग को पूरा करने में ये लोग सफल रहे। और दूसरा जो कार्ड था 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और अब यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश के राजा की हो गई और ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर अपना शासन शुरू किया। और उस समय महारानी विक्टोरिया आई हुई थी, उन्होंने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था। और तीसरा है पील कमीशन का गठन किया गया। अभी तक जो भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, अब भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया, क्योंकि सैनिकों ने भी इस विद्रोह में भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। और अगला जो परिणाम है रॉयल कमीशन का गठन किया गया और रॉयल कमीशन का गठन करके भारतीय सैनिकों को जाति और संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। अब जो सैनिक देश के बारे में सोचते थे वो अपनी जाति और संप्रदाय में ही फंस करके रह गए और इसका बड़ा फायदा ब्रिटिश शासन को मिला। अगला है अभी तक जो गवर्नर जनरल का पद होता था तो गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय के पद को जारी किया गया और भारत का जो पहला वायसराय माना जाता है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये परिणाम हो गया। अब उसके बाद अगली जो आपकी हेडिंग है वो है असफलता का कारण। अगर कोई सफल हुआ या असफल हुआ तो उसकी सफलता के और उसकी असफलता के दोनों के अपने अपने कारण होते हैं। तो उसमें असफलता का कारण अगर देखेंगे, असफलता के कारण ऐसा क्या रीजन था कि ये असफल विद्रोह हो गया। तो सबसे बड़ी जो बात है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे सिपाही विद्रोह के जारी करने वाले लोग थे, उनमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता का अभाव था।
अलग अलग डेट को अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर यह विद्रोह हुआ था। अर्थात गांधी या अकबर या अशोक जैसा कोई बड़ा नेतृत्वकर्ता नहीं था जो पूरे आंदोलन को एकता के सूत्र में बांध करके और उसको आगे बढ़ाए। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय एकता का अभाव, क्योंकि उस समय क्षेत्रीयता की भावना अधिक थी, सामंतवादी विचारधारा अधिक थी और राष्ट्रीय एकता की कमी थी, और यही वजह है कि विद्रोह सफल ना होकर के बल्कि असफल हो गया। दूसरा, निश्चित योजना का अभाव। निश्चित योजना का अभाव, क्योंकि इस विद्रोह में ना तो कोई नेता तय था, ना ही कोई तारीख तय थी, ना ही कोई कार्यक्रम तय थे। तो जब कोई निश्चित योजना नहीं होगी और जब उसमें कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होगी, निश्चित भूमिका नहीं होगी, निश्चित निर्धारित कोई नेता नहीं होगा, तो विद्रोह सफल ना होकर के बल्कि असफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और तीसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें मिडिल क्लास का भाग ना लेना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अपर वर्ग तो था, निम्न वर्ग भी था, जो हमारे किसान थे, जो हमारे मजदूर थे, जो हमारे बुनकर थे, वो निम्न वर्ग में आते थे, और जो राजा थे, रानियां थी, ये सब अपर वर्ग में आते थे। मतलब सिर था, पैर था, लेकिन बीच का जो धड़ा था वो इसमें गायब था। इसमें व्यापारी नहीं था, साहूकार नहीं था, इसमें स्टूडेंट नहीं थे, जमींदार नहीं थे। तो यही वजह है कि मध्यम वर्ग के भाग न लेने की वजह से, क्योंकि मध्यम वर्ग की संख्या सबसे अधिक था उस समय, और ये लोग जब भाग नहीं लिए तो विद्रोह अपने आप असफल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग का भाग न लेना, ये भी एक कारण है। चौथा, आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के जितने भी बड़े राजा थे, जैसे जींद के राजा हो गए, पटियाला के राजा हो गए, सिंधिया राजा हो गए, तो इन राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ ना दे करके, भारत के लोगों का साथ ना दे करके, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जब राजाओं का साथ अंग्रेजों को मिला तो उन्होंने इस विद्रोह को बहुत जल्दी ही कुचलने का एक सफल प्रयास किया, और परिणाम ये निकल के आया कि विद्रोह असफल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि भारत के तमाम ऐसे राजा थे जो हमारे क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और यही वजह है कि विद्रोह सफल ना होकर के बल्कि असफल हो गया। और एक और कारण है, उस समय 1813 में विद्युत तार आ चुका था, ट्रेन का आगमन हो चुका था।